आइए देखिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडक्टेंस। ओके बेटा, देखो इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल फोकस करो, क्या कहता है इंडक्टेंस में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग बात कर रहे हैं दो तरह का इंडक्टेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अनदर इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्ड इंडक्टेंस को समझते हैं, है ना। इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है? इंडक्टेंस का मतलब होता है कि बेसिकली कोई एक चीज दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। यहाँ पर हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। सो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है? ड्यू टू करंट। तो अगर कोई एक करंट जो है अगर इंड्यूस करे, किसी करंट के कारण अगर आपको इंड्यूस हो, ईएमएफ इंड्यूस हो, तो वहां पर आप इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? इंडक्टेंस। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी क्या हो रहा है? इंडक्टेंस हो रहा है ना, गेटिंग इंड्यूस्ड। सो हाउ द ईएमएफ इज गेटिंग इंड्यूस्ड, सो वहां पर एक टर्म आपको आता है इंडक्टेंस टर्म। इसका क्या समझो, देखो आपने क्या पढ़ा कि जो फ्लक्स होगा, द फ्लक्स थ्रू एनी coil will be proportional to I, flux will be proportional to the current, और फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे आप कहीं भी देखिए, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड देखिए, फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड जो हो जाता है, दैट इज नॉट एन आई। सो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इसके कारण क्या होता है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर डिस्टेंस। सो प्रोपोर्शनल टू आई, आई देख लो यहां आ रहा है ना, म्यू नॉट आई। बायो-सेवर्ट लॉ से भी आप देखते हैं, तो बायो-सेवर्ट लॉ से डीबी जो आता है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहां भी आप कहेंगे प्रोपोर्शनल टू आई है। सो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है हर जगह, है ना। इवन आप करंट कैरिंग लूप के कारण देखो, करंट कैरिंग कॉइल के कारण एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो आता था, है ना, अगर करंट ऐसे बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, करंट अगर इस तरह से बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से इधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया आपका क्या आया था? म्यू नॉट आई, है ना, इंटू ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आया था। यहाँ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू आई। सो आई हैव शोन यू सेवरल एग्जांपल्स वेयर यू कैन सी दैट हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें और हम आई को चेंज करें, then magnetic field is always proportional to I. This point बेटा, ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? बोलो, कम ऑन टेल मी, बोलिए, हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। तो ये पॉइंट क्लियर है दैट द फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोपोर्शनल टू आई है तो फ्लक्स क्या हो जाता है? फ्लक्स आपको बी ए कॉस थीटा, है ना, बी ए कॉस थीटा। तो अगर बी प्रोपोर्शनल टू आई है, फ्लक्स विल बी देयरफॉर फ्लक्स विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल टू करंट। ये बात क्लियर है? यस सर। इसीलिए मैंने शुरुआत में लिखा है सिंस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट implies phi can be written as Li, where L is called inductance, Li कुछ भी कह सकते हैं। So here the proportionality constant L inductance। तो यहाँ पर ये सारा एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ये मैंने समझाने के लिए दिया था। So here the
proportionality constant L is called inductance. Okay, the SI unit of inductance is inductance is a physical quantity. इसका SI unit है Henry, है ना. Smaller unit will be milli Henry, micro Henry, like that. Some smaller unit can be there. So L means L is here inductance. जैसे resistance होता है, capacitance होता है, यहाँ पर आपके पास एक नया term आ गया है inductance. Okay, this is also a physical quantity, inductance. तो बेटा अगर phi equal to Li आप लिखोगे, जहां पर L proportionality constant है and this is called inductance, तो आप लिख सकते हैं since phi equal to Li and since by Faraday's law of induction, Faraday's law of induction, आपको पता है कि EMF जो इंड्यूस होता है that is minus d phi b dt. इसको phi b कह सकते हो, तो d phi b by dt. So this will be, this implies कि EMF induced will be equal to minus क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो. L तो कांस्टेंट है, तो L बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, dt. Is that clear? Minus L di by dt. यहां तक नोट कर लीजिए. कम ऑन, यहां पर L जो है आप इंडक्टेंस है, तो इन फॉर्मूले से आप किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं. चलो नोट कर लो बेटा. Is it done बेटा? क्या? यस सर. चलिए ये बात समझ गए. सो इंडक्टेंस कैन बी सेड टू बी अ प्रॉपर्टी electrical circuit. It can be described as a property of an electrical circuit, है ना, that is responsible for causing the electromotive force, that is responsible for developing the electromotive force EMF in the circuit. Electromotive force मतलब EMF voltage, है ना. सो आप इस बात को लिख लो. Inductance is a property of an electrical circuit that is responsible for developing EMF in the circuit when current changes in it, है ना. And the physical quantity inductance
द फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, एंड इट्स यूनिट इज एसआई यूनिट इज हेनरी इज द एसआई यूनिट। ओके, अब जैसे अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ये वोल्टेज हो गया, ईएमएफ मींस वोल्टेज, वोल्टेज क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पहले इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने। मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बताता हूं, कभी कभी काम आता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पियर। हाँ, ये वेबर पर एम्पियर तो ठीक है, वेबर वहां अगर हम देखेंगे, वेबर ये हो गया पर एम्पियर, ये तो यूनिट हो गया। हेनरी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा बेटा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के एल क्या हो जाएगा, एल यहां से एल जो हो जाएगा आपका ईएमएफ डिवाइडेड बाई डीआई बाई dt। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल, यूनिट डायमेंशन पढ़े हो ना, दैट विल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी बाई डी टी। तो ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आप कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही तो करते हैं, याद आ रहा है पीयूष? यस सर। देखो, तो यहां हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का हो जाता है m L2 T माइनस 2। अब पर यूनिट चार्ज, चार्ज हो जाता है आपका करंट इनटू टाइम, दैट इज I इंटू टी। I लिखो या A लिखो, दोनों चलता है करंट के लिए। और डी आई बाई डी टी, डी आई मतलब I और डिवाइडेड बाई टी, तो I डिवाइडेड बाई टी। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ, ये टी तो ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा। ऐसे करो इसको, m L2 T माइनस 2 बाई I, इसको ये टी कट जाएगा तो, है ना, यहां से ये हो जाएगा आपको m L2 माइनस 2 और I माइनस 2 या A माइनस 2। I या A यूज करते हैं करंट के लिए, दोनों यूज कर सकते हैं, हाँ, कोई इशू नहीं। चलो, इज दिस डन? सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। नोट इट डाउन। हो गया बेटा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते, m L2 T माइनस 2 A माइनस 2। ए भी होता है करंट के लिए, डायमेंशनल सिंबल। आगे देखो, नाउ वी विल नो अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, बिल्कुल। ये सब लिख चुके हो ना? शुड आई रब इट? यस सर। चलो, now we will know one by one mutual and self inductance। तो तीन ही इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और जनरेटर, खत्म ये चैप्टर, है ना। आइए, so first of all we will discuss about mutual inductance। देखो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के कारण, ये बात समझ रहे हो ना। म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के कारण। सेल्फ का मतलब क्या हुआ, खुद के कारण।
तो म्यूचुअल में क्या होगा, जरा सोचो, जब आप दो कॉइल को, ध्यान से सुनना, अगर एक कॉइल में ऐसे रखूं और एक कॉइल में ऐसे रखूं, दो कॉइल ले लिया मैंने एक कॉइल यू, देखो एक कॉइल यू और एक कॉइल के बगल में, जितना क्लोज रख सको कोई इशू नहीं है, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, ये दो कॉइल है ना। मान लो इसमें I1 करंट है और इसमें I2 करंट है, इस तरीके से दो कॉइल हैं, दोनों में करंट है, I1 एक में I2, लाइक दिस, द टू करंट्स है, टू कॉइल्स आर देयर, है ना। तो दोनों कॉइल में अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉइल के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलिए। जब कॉइल में करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा या यस सर। होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बोलो, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का इस कॉइल से फ्लक्स पास कर रहा होगा, बोलो। जो कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का इस कॉइल के एरिया से फ्लक्स होगा, यस सर। होगा ना बेटा, बिल्कुल। ये कॉइल रहा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस कर रहा है तो उसमें से फ्लक्स पास करेगा। उसी तरह से कॉइल का करंट है, इसके अपने करंट के कारण फील्ड होगा। तो इस कॉइल में जो करंट बह रहा है, इस कॉइल में बहने वाले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक इस एरिया से पास कर रहा होगा तो उसका भी फ्लक्स होगा ना, दोनों के कारण फ्लक्स होगा। ओके, तो इस कॉइल का जो करंट है, इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स इससे पास कर रहा है, और इस करंट मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स इससे पास कर रहा है ना। तो एक के करंट के कारण दूसरे में फ्लक्स अगर देखेंगे, एक कॉइल के करंट के कारण दूसरे कॉइल से फ्लक्स देखेंगे, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। उसके फ्लक्स के कारण ईएमएफ देखेंगे तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, समझे। यानी कि कॉइल 1 के करंट के कारण कॉइल 2 से जो फ्लक्स पास करेगा, जरा सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, फ्लक्स पासिंग थ्रू, ध्यान से सुनना, फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑफ कॉइल 1, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं दिमाग में बैठाओ, मैं लिख भी देता हूं। फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1, फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। जरा बताइए कि ये जो फ्लक्स है, ये करंट के प्रोपोर्शनल होगा, I1 के प्रोपोर्शनल होगा या I2 के? ध्यान से बताओ, सोच समझ के। I1 के प्रोपोर्शनल। I1 I1 I2 आएगा? I1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां साफ लिखा है ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। किसके करंट के कारण? कॉइल 1। यानी कि अगर ये कॉइल 1 है, दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2, तो ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 यानी कि फ्लक्स थ्रू 2, हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन proportional to current through coil 1, phi 2 will be proportional to I1, उसी तरह phi 1 will be proportional to I2, है ना। तो since and flux through 1 due to flux through coil 1 due to current of coil 2 will be proportional to I2। तो देखो फ्लक्स हम किससे देख रहे हैं, फ्लक्स हम देख रहे हैं कॉइल 2 से, और कॉइल 2 से पास फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। म्यूचुअल हो गया ना, इसका फ्लक्स इसके करंट के प्रोपोर्शनल और इसका फ्लक्स इसके करंट के प्रोपोर्शनल, तो म्यूचुअल हो गया ना, हुआ ना म्यूचुअल। तो कम ऑन, यस सर। तो यहां जो इंडक्टेंस आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो phi 1 will be equal to mutual inductance of 2 with respect into I1, और यहां आप लिखोगे phi 1 2 will be mutual inductance of 1 with respect to 2
इंटू I2, है ना। ये क्या हो गया, वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब कॉइल वन विद रिस्पेक्ट टू कॉइल टू। और ये क्या होगा, कॉइल वन। चलो बेटा यहां तक नोट कर लो, कम ऑन, ये दोनों डायग्राम बना के नोट करिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट में लिखाऊंगा, तो VVI पॉइंट। चलो पहले यहां तक नोट करो आप लोग, कम ऑन डू इट। हो गया, इज इट डन बेटा? यूज नोट कर लिया? No, sir. ओके, देखो सब समझ में आ गया पीयूष आपको बेटा? Yes, sir. ओके, आयुष डिड यू गेट इट? Yes, sir. चलिए ठीक है। रितिका क्लियर बेटा? Yes, sir. चलिए ध्यान रखना है, phi to 1 मतलब फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 that is proportional to current in coil 1 I1. Okay, so phi to 1 is M21 into I1 and phi 2 is M12 into I2. Okay, so कन्या क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब यहां पर एक फैक्ट है जो कि एक्सपेरिमेंटल है। तो आपको याद रखना है M12 इक्वल टू M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट, दोनों बराबर होते हैं। तो लेट इट बी कॉल M, कॉमन नाम दे दें M, है ना। तो अगर आप उसको M कह देंगे, यहां तक नोट कर चुके हैं, शुड आई रब इट? तो अगर ये M हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, देखो, therefore phi to 1 that is M21 into I1, this can be written as MI1, and phi 12 that is M12 into I2, that you can write MI2। देखो phi 21 और phi 12 इक्वल नहीं है, phi 21 और phi इक्वल होगा जब I1 I2 इक्वल होगा। ओके, phi 21 और phi 12 इक्वल नहीं होगा, phi 21 होगा M into I1, phi 12 होगा M into I2। Therefore EMF of coil 2, EMF induced in coil 2, है ना, due to current of 1, this will be equal to minus M into di1 by dt, and EMF in 1 to minus M into di2। ऑब्वियसली M21 और M एक ही है और M12 और M एक ही है। ओके, तो ये फैक्ट आप याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, कम ऑन, नोट इट डाउन बेटा। अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना सीखेंगे, जैसे सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कैलकुलेशन आता है सीबीएसई में, एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत ही आसान है। कम ऑन, पहले इसको करो, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, देन वी विल मूव टू सेल्फ इंडक्टेंस।
हो गया? Is it noted down? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग एक्सियल सोलेनोइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। आइए इसको देखते हैं। आइए देखिए, सपोज कि दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है। एक्सिस मतलब बिल्कुल सोलेनोइड तो सिलेंडर की तरह हो, ये एक्सिस है, इस द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। इसमें एक सोलेनोइड इस तरीके से है ना? दिस इज वन सोलेनोइड, थोड़ा सा बनाने में ना, बनाना थोड़ा सोलेनोइड का ना डिफिकल्ट होता है। तो आप बाउंड्री बना दिया, अब बन जाएगा। ओके बेटा, सो दिस इज द एक सोलेनोइड हो गया। अब दूसरा सोलेनोइड देखिए, एक सोलेनोइड बना लिया। इस सोलेनोइड मान लो ऐसे वायर आ रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस, ये वायर हो गया। अब एक बड़ा सा सोलेनोइड देखेंगे, है ना? सो लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। पहले बना लेता हूं, फिर आप बनाना। लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है बेटा, इस तरह से दो सोलेनोइड।
एक आउटर सोलेनॉइड और एक इनर सोलेनॉइड दिख रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है डायग्राम? अब देखिए, तो ये जो सोलेनॉइड है अंदर वाला और ये बाहर वाला एक सोलेनॉइड, बाहर वाला एक सोलेनॉइड हो गया। तो मान लो इस वाले सोलेनॉइड, दिस इज सोलेनॉइड 2 H2, और ये वाला जो सोलेनॉइड है दिस इज सोलेनॉइड 1 S1। तो H2 सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर टर्न्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग देख सकते हैं इसमें कितना है। मान लो स्मॉल n2 इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, है ना, स्मॉल n2, और इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ मान लो L2 है इस सोलेनॉइड का, है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या है n2 इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, है ना, और इसका लेंथ तो दोनों का सेम हो जाएगा, तो L ही लिख दो। तो L1 विल बी इक्वल, L2 विल बी इक्वल टू L। दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड इक्वल लेंथ का लिया है, तो L1 विल बी इक्वल टू L। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है H2 में जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज N2, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर आप डायग्राम दिखा दीजिए। हियर L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू N एंड N1 is number of turns per unit length in solenoid S1, ओके। एंड N2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड। इसको कर लो, फिर मैं डेरिवेशन कराता हूं। लिखो बेटा, इज इट नोटेड? कम ऑन टेल मी। इसमें करंट भी मेंशन कर लीजिएगा। अंदर वाला जो N1 है इसमें करंट आपका I1 हो गया, I1, और ये जो बाहर वाला आप लो I2, द करंट इन दिस सोलेनॉइड इज I2। इसको कर लो, इधर डायग्राम का, यहां से करंट बाहर आ जाएगा I2, और इसमें से करंट बाहर आ जाएगा I1। डायग्राम क्लियर है बेटा? डायग्राम इज क्लियर? Yes, sir. ये जो है एक्सिस हो गया, दिस इज एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड्स। कोएक्सियल है ना, सो दिस इज द एक्सिस। दोनों सोलेनॉइड का कॉमन एक्सिस है मेरा बेटा। हो गया सर। चलिए, अच्छी बात है। अब मैं आगे बताता हूं। देखो, अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे,
तो पहले तो फ्लक्स चाहिए होगा, तभी आप निकाल पाओगे। देखो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो कोई भी देख लो, 512 देख लो या 521 देख लो, जो देखना आसान हो वो देखेंगे। वहां पर आपको क्या दिखेगा, देखो दोनों से कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं, बड़े वाले के कारण मैग्नेटिक देखूं, बड़े वाले के कारण I2 के कारण, तो I2 के कारण बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन I2, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड S2 इज B2 कह दो, B2 विल बी म्यू नॉट N2 इंटू I2। एनी डाउट? म्यू नॉट N2 इंटू I2 हो जाएगा ना बेटा, म्यू नॉट N2 इंटू I2। अब इसके कारण जो सोलेनॉइड 2 है उस करंट के कारण व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड 1, सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड S1 ड्यू टू फील्ड ऑफ सोलेनॉइड S2 क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S1 दैट इज 512 विल बी फ्लक्स हो जाता है NBA, यही ना हो जाता है, वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा बेटा, पहले वाले सोलेनॉइड में S1 N1 इंटू L है ना, N1 है तो N1 इंटू L, सो नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा N1 विल बी स्मॉल n1 इंटू L, तो ये हो जाएगा है ना N1 इंटू B2 इंटू एरिया, एरिया विल बी पाई, रेडियस लेना था, रेडियस भी रेडियस इसका मान लो R1 लिखते हैं, R1 और इसका रेडियस मान लीजिए आप R2, ये वाला रेडियस R2, तो ये क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर आएगा ना, इसका एरिया देखेंगे है ना, फ्लक्स थ्रू है ना, ऊपर वाले से भी अगर फ्लक्स निकालेंगे इसका तो इतने में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो पाई R1 स्क्वायर ही आएगा। का वैल्यू हो गया N1 इंटू B2 का वैल्यू हो गया म्यू नॉट N2 I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 512। तो मेरे बच्चों 512 क्या, 512 हो जाएगा यहां से म्यू नॉट पाई म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू R1 स्क्वायर इंटू I2, यही ना आएगा, I2 यही ना आएगा। अब आप क्या जानते हैं बेटा, आप जानते हैं सिंस 512 क्या होना चाहिए, ये M12 इंटू I2, तो अगर देयरफॉर M12 क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई म्यू नॉट N1 N2 L R1 रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस है, समझा, तो ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एक्सपेरिमेंटली वाला जो मैंने लिखाया था कि M12 और M21 इक्वल होता है, दोनों की वैल्यू यही होगी, वो लास्ट में लिख लेंगे, पहले यहां तक कर लीजिए। इसका डेरिवेशन क्लियर है, देखो Yes, sir. कम ऑन नोट इट डाउन बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कम ऑन डू इट।
नॉट n1 n2 l पाई r1 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, या पाई इधर रख लो, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। अंदर वाले का रेडियस लेते हैं, अंदर वाले का रेडियस याद रखना, छोटे वाले का रेडियस लेना होगा। कम ऑन नोट इट डाउन, रेडियस भी मेंशन कर लीजिएगा, r1 r2। r1 रेडियस ये वाला हो गया, छोटे वाले का रेडियस ये r1 हो गया, और ये बड़े वाले का रेडियस। कम ऑन नोट इट डाउन। क्लियर है? देखो रितिका बेटा क्लियर है? सर N1 आप वहाँ पे जो लिए हैं वो वाला हमको समझ में नहीं आया। कौन सा बेटा? सर ये N1 इक्वल टू स्मॉल n। अच्छा ये बताओ n1 क्या है? n1 देखो क्या है, आप ध्यान दो। n1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। और सोलेनॉइड का लेंथ कितना है? l। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड 1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। वो क्या बेटा? समझा रितिका? यस सर। सर हम लोग N1 लेते या N2 लेना पड़ता वहाँ पर? मेरा बेटा हम फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं? फ्लक्स निकाल रहे हैं सोलेनॉइड 1 से, सोलेनॉइड 1 से निकाल रहे हैं। तो कैपिटल N1 लेंगे ना, दैट इज नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड 1। समझा? यस किस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज 2, तो मैग्नेटिक कौन सा लेंगे? B2 है ना। फ्लक्स कौन सा है? फ्लक्स 1 ड्यू टू करंट ऑफ 2 या ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B2 आएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न N1 आएगा, और एरिया भी किसका आएगा? जिससे फ्लक्स निकाल रहे हैं, पाई r1 स्क्वायर। समझा? यस सर। चलो ठीक है। यूज क्लियर है बेटे? Yes, sir. ओके सुकन्या, इज दिस डेरिवेशन क्लियर? Yes, sir. आयुष क्लियर है सर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। चले इसको मैं रब कर रहा हूं, नोट में लिख लो। सिंस M21 इक्वल टू M12, therefore M1 equal to M12, that will be mu naught N1 N2 pi R1 square L, है ना। therefore म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M कह दो, M12 भी हो जाएगा, M21 भी हो जाएगा, एंड दैट इज म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ठीक है बेटा, कर लो। कम ऑन डू दिस। समझा? नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूला याद रखिएगा, काम आएगा क्वेश्चन करने में। इज इट डन? यस सर। आगे देखो, अगर आपको इसके सोलेनॉइड के अंदर में कोई फेरोमैग्नेटिक कोर भरा हो, फेरोमैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, है ना, वो मैं आगे बाद में पढ़ाऊंगा, वाला चैप्टर है तो उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, है ना, ताकि आपको याद रहे चीजें। चलो, तो यहां पर जो है, अगर मैं इसके बीच में कोई फेरोमैग्नेटिक कोर इंट्रोड्यूस कर दूं सोलेनॉइड के अंदर में, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आई, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होता था ना, वैसे रिलेटिव परमिटिविटी हो, इफ अ फेरोमैग्नेटिक कोर और एनी मैग्नेटिक कोर, डायमैग्नेटिक जो भी हो, कोर इज प्लेस्ड
inside the solenoid, है ना, with whose relative permeability is mu r, then उस केस में क्या होगा, म्यू आर बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू आर इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, है ना, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े थे उसी तरह का ये भी होता है, n1 इंटू पाई r1 स्क्वायर। कभी क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है इसमें, लेकिन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, बस एक म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। परमिएबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिज्म वाला जो है ना, प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर। अब ऐसे भी अगर सीबीएसई से रिमूव कर दिया है ना, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये सब रिमूव कर दिया है, तो पूछेगा नहीं, बट थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट में। इवन सॉलिड स्टेट में भी जो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था वो भी रिमूव कर दिया है सीबीएसई से, ठीक है बेटा। चलो, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे क्वेश्चन पूछेगा, बट स्टिल प्रिकॉशनरी वे में आपको चाहिए तो नोट कर लीजिए। इज इट डन? हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नाउ वी विल नो अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। उससे पहले तो हमें, रुक जाओ, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़, तो पढ़ा नहीं, पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं, देन वी विल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ का मतलब अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण खुद से इंडक्टेंस, है ना। जैसे मान लो, सुनो, अगर कोई एक कॉइल है या सोलेनॉइड है, ऐसे सोलेनॉइड ही ले लो, चलो, अगर एक मैं सोलेनॉइड ले लूं, समझो इस तरह से, अगर मैं एक सोलेनॉइड ले लेता हूं बेटा, तो अगर मैंने एक सोलेनॉइड इस तरह से ले लिया, अब इस सोलेनॉइड में जो करंट है मेरा बेटा, आई करंट, अगर आई जो करंट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन। याद है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने डिराइव किया था एम्पियर्स लॉ में, Sir. हाँ, तो म्यू नॉट एन आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा यदि आई चेंज होगा? म्यू नॉट और एन तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं यहां देखूं, अगर इसका रेडियस आर है, ध्यान से देखो, समझो जरा, अगर इसका रेडियस आर है, इससे जो फ्लक्स आएगा, खुद के मैग्नेटिक फील्ड, खुद का इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अपने करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा है, ध्यान से देखो, अपने ही करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड से पास कर रहा है, क्या वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड ही है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, बोलो, हाँ बोलो, बताओ। इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई आर स्क्वायर, और फील्ड हो गया बी, तो पाई आर स्क्वायर से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बोलिए। यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. कर रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है तो फ्लक्स होगा ना। फ्लक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज एन इंटू एल, है ना, इंटू बी, एन बी ए, एन बी ए, एन बी ए, तो नंबर ऑफ टर्न बी डॉट ए, अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन बी डॉट ए होता है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एल। अब बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, और एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां से देख लो इंडक्टेंस भी निकल जाएगा। तो जरा ये सोचो कि अगर आई चेंज होगा
अगर आई चेंज होगा, अगर मैं इसको लिखता हूं, अभी लिखना मत, ये इसको बाद में लिखाऊंगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, यही डेरिवेशन हो गया, इंटू आई। तो बताओ क्या ये फ्लक्स चेंज होगा अगर आई करंट चेंज होगा? इफ आई चेंज द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, क्या फ्लक्स चेंज होगा बेटा? बोलो। कम ऑन, क्या मैं आई को चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा? यस सर होगा। भाई यहाँ पे आई मल्टीप्लाई है ना, तो चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, सीधी सी बात है। x इक्वल टू सम k इंटू वाई, तो y को अगर मैं चेंज तो क्या x चेंज नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. होगा सर। होगा ना, तो x चेंज होगा। तो यहाँ Yes, पर sir. आप देख रहे हैं कि अगर मैं करंट को चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि अगर dt अगर मैं कहूं तो d फाई बाई dt हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर इंटू dt। अगर मैं माइनस लगा दूं तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ आ जाएगा ना, तो यही जो टर्म है ये म्यूचुअल सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंड्यूस किसके कारण हुआ है फ्लक्स, ये ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस हुआ है? अपने ही करंट के कारण। तो अगर किसी कॉइल में अपने ही करंट के कारण अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए ड्यू टू चेंजिंग, तो वहां जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ये बात समझ में आया? तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, मैं लिखाऊंगा अभी, रुक जाओ, है ना, ये अभी लिखेंगे हम लोग थोड़ी देर में, मैं समझाने के लिए जो किया था पूरा डेरिवेशन। So we are discussing the self inductance now. So मान लो let I be the current in a coil and be the magnetic field due to current of this coil. Then B will be proportional to I, यानी कि जो करंट बह रहा होगा कॉइल में, उसी करंट के उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर कॉइल है, इस कॉइल में करंट बह रहा है ना बेटा, यही होता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, याद करिए। मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. लाइन का पैटर्न ऐसा होता है ना, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, ये हमने किया था, तो ये होता है। तो बताओ ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो अपना करंट है आई करंट, इस करंट के कारण जो फील्ड है वो भी तो इस कॉइल के एरिया को क्रॉस कर रहा है। क्या इस कॉइल क्रॉस कर रहा है? तो उसका फ्लक्स होगा ना, देयरफॉर फ्लक्स जो हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, वही चीज मैं बता रहा हूं। देयरफॉर the flux through the coil due to magnetic field, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? फाई विल बी बी डॉट डी का इंटीग्रल करेंगे तो दिस विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, देयरफॉर दिस फ्लक्स विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई, हो जाएगा ना। एंड दिस इंप्लाइज फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एल आई, हियर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, या क्योंकि अपनी ही करंट के कारण फ्लक्स हुआ है, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कम ऑन बेटा, तो यहां पर ये हो गया, एंड देयरफॉर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ
in the coil will be minus d phi b by dt, that is minus L by dt. Come on, do this. तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब समझ रहे हैं, अपने ही करंट के कारण जो फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने ही एरिया से जो फ्लक्स पास करेगा, अगर वो फ्लक्स चेंज हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है. द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन दिस केस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. ये बात सभी को क्लियर? कम ऑन टेल मी. आयुष क्लियर बेटा? यस सर. चलो अच्छी बात है. पीयूष बेटा क्लियर है? कर रहे हैं सर, हाँ, रिकनेक्ट कर रहे हैं. रिकनेक्ट करिए. देखिए सुकन्या क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके. रितिका, इज दिस क्लियर? यस सर. चलिए, दैट्स गुड. प्लीज नोट इट डाउन. प्लीज नोट इट डाउन. चलिए इसको नोट कर लो बेटा. हो गया बेटा? डन. यस सर. चलिए अब देखो ये चीज और क्लियर. आप सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड समझेंगे. सेल्फ इंडक्टेंस में दो सोलेनॉइड होने की जरूरत नहीं है. सेल्फ है तो अकेले में होगा. म्यूचुअल के लिए दो कॉइल, दो सोलेनॉइड होना जरूरी है. सेल्फ में सिंगल में हो जाता है ना. सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा सिंगल के कारण रहेगा अपने आप में. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. सर नहीं हुआ. अच्छा कर लो, कर लो. प्लीज नोट इट डाउन. Inductance. हो गया सर. आगे देखते हैं.
Now we will see self inductance of a सोलेनॉइड। तो जो शुरुआत में मैंने डेरिवेशन किया था वो सेल्फ इंडक्टेंस का ही था सोलेनॉइड का, इन प्रॉपर वे में। Consider a long solenoid of length L, radius of cross section R, and number of turns per unit length equal to n. Let I equal to current in the solenoid. Current in the solenoid. ठीक है बेटा? So let I is equal to current in the solenoid. Then आपको जैसे ये solenoid है मान लो, पिछले बार की तरह ही बना लेते हैं बच्चों. Okay, this is the axis of solenoid. एक long solenoid बनाया जाए. चलिए. इस तरीके से. ये देखो. So this is a long solenoid. Solenoid का जो length है मेरा बेटा, that is L. You know that, and R is the radius of solenoid. अब इसमें जो करंट बहेगा, the current in the solenoid is I. So I is the current in the solenoid, and small n is the number of turn per unit length. वो आपने लिख लिया है. Small n is the number of turn per unit length. तो ये रहा मेरा बेटा solenoid that we are considering here. Okay, closely bound turn होते हैं, वो तो दिखाने दूर दूर दिखाते हैं. इसमें क्या हो जाएगा? Since मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले देखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड करंट इन सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड, दैट इज म्यू नॉट एन आई. नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. Therefore, फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा बेटा? फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना. फ्लक्स विल बी नंबर ऑफ टर्न्स इंटू, ये हो गया बी इंटू एरिया. सो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा मेरा बच्चा L, और B हो जाएगा म्यू नॉट एन आई,
और एरिया क्या होगा, एरिया विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए आप लोग, सो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू बी, दिस विल बी म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एल, एन इंटू एन, एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई, है ना। अब इसको कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विथ 5 equal to Li, we get L equal to mu naught n square into pi r square, है ना बेटा। अब वही अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक कोर डाल दे रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर वाला, तो क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू You नॉट, are into. हाँ म्यू आर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम लॉजिक विल बी हियर आल्सो। इसको कर लो फिर वो लिख लेते हैं। दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कम ऑन, नोट इट डाउन। Completed, sir. Okay, that's good. सभी का हो गया? चलो हो गया बेटा ये। सो एन इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इफ अ कोर मटेरियल of relative permeability mu r is used inside the solenoid, then self induction, then inductance will be L will be equal to mu naught n square L pi r square। सॉरी म्यू आर भूल गए, म्यू आर इंटू म्यू नॉट एल। चलिए अब हम लोग दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वी विल सी ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कर ही लोगे, है ना। एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल 6.9। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट एंड यू शुड ट्राई इट नाउ। 6.10 भी आप कर सकते हैं ना, एनर्जी वाला। एनर्जी में पढ़ाऊंगा भी,
है ना? कम ऑन, ये हो गया बेटा? इज इट डन रिटन? Sir. चलो, should I rub it? देखो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, इतना क्वेश्चन मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। एग्जाम्पल 6.9 अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, बोर्ड में है। 6.9 एनसीईआरटी, है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैं डायरेक्ट कराता हूं, आप लोग लैंग्वेज वहां से देख सकते हैं बुक से। टू सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉलर रेडियस R1 रेडियस, और एक है R1 और एक है बड़े रेडियस का R2। ये बड़ा रेडियस हो गया, ध्यान से देखो, ऐसे बड़ा सा रेडियस R2, ठीक है बेटा? तो ये हो गया R2 रेडियस। इसका रेडियस कितना है? द रेडियस इज R2, लाइक दिस, है ना? यूं रहा, ये ए रेडियस R2 हो गया। और कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, ध्यान से सुनिए, टू कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब सेम है ना? वन ऑफ स्मॉलर रेडियस R1 एंड अदर ऑफ लार्ज रेडियस R2 सच दैट, क्या दिया हुआ है? R1 इज वेरी वेरी स्मॉल देन R2, बिल्कुल छोटा सा लेना, एकदम बीच में यहां पर एकदम छोटा सा लेना है ना? और इसका रेडियस क्या है? इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है आपको बेटा R2, जो रेडियस इज R2। ओके, छोटा रेडियस लेने से फायदा क्या हुआ कि जो सेंटर R1, आई एम सॉरी, हाँ, तो छोटा रेडियस लेने से ये फायदा हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू R2 रेडियस वाले के कारण, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा, बीच वाले रीजन में यूनिफॉर्म होगा, है ना? द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी पास, है ना? उसके बाद क्या होगा? थोड़ा घूमता जाएगा, फिर नॉन यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी, है ना? तो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, अगर रेडियस ज्यादा बड़ा करेंगे तो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर छोटा रेडियस लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एट द सेंटर। छोटा रेडियस लेने का यही रीजन है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना? सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2a, याद है ना? याद है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, याद है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2a या 2r, याद आ रहा है? बोलो, फॉर्मूला याद करो। बी का फॉर्मूला एक्सिस पे क्या था? म्यू नॉट आई, है ना, इंटू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो एक्स को 0 रखो, जैसे ही एक्स को 0 रखोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी एट द सेंटर, बी एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट आई बाई 2r, 2r हो जाएगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस, वेरी क्लोज टू सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर पे, बहुत छोटा है ना? R1 इज वेरी वेरी स्मॉल देन R2, ये बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट सेंटर पे हो गया। तो ये फायदा है, इसलिए आपको दिया R1 वेरी वेरी लेस देन R2। अब क्या कह रहा है? आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर्स कोइंसाइडिंग ऑब्टेन ऑफ द अरेंजमेंट। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। मान लो इसमें करंट जा रहा है I2, इसमें करंट I1, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। तो I2 वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी एट द सेंटर हो जाएगा म्यू नॉट I2 2r, 2r, r रेडियस क्या है इसका? 2r2। कोई दिक्कत? बोलो। देयरफॉर फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी इनटू एरिया। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर, एरिया हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न 1 ले लो, कुछ दिया ही नहीं है तो 1 लेना है, कॉइल दिया है, लूप दिया है,
तो ये हो जाएगा n हो गया 1। अब b हो गया आपका म्यू नॉट I2 पाई R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, फ्लक्स। फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये क्या है, फ्लक्स थ्रू 1 ड्यू टू करंट ऑफ 2। तो फ्लक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई पाई कट गया टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर बाई R2 इंटू I2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M12 इंटू I2, M12 इंटू I2 हो जाएगा ना। बोलो, ये फॉर्मूला किया है सेंटर पे निकालने के लिए। अब यहाँ लास्ट स्टेप में यहाँ लिख रहा हूं, देयरफॉर M12 M21 सब बराबर होता है और वो M हो जाता है, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट R1 स्क्वायर बाई R2। So that will be your answer. Come on, do it बेटा। 2 छूट गया ना, हाँ 2 भी था ना, ये 2 लिख दो। 2 छूट गया था ना, 2 यहाँ पे 2 भी तो है। So this come here, है ना। नहीं 2 पाई क्यों आएगा, पाई नहीं आता ना, म्यू नॉट आई बाई 2 R2, पाई हटा दो, पाई नहीं कटेगा, पाई नहीं कटेगा सॉरी, पाई नहीं कटेगा, है ना। 2R2 की जगह मैंने इसलिए कर रहा है यहाँ पर, ये ऐसे 2 पाई R2। अब क्लियर है, देख लो, यहां भी कर दो, 2 पाई, 2 की जगह पाई लिख दिया था इसलिए गड़बड़ हो गया। चलो देख लो, अब क्लियर है, बताओ। फिर पाई यहां लिख दिया मैंने, सॉरी, पाई, एक सेकेंड मैं सही कर दूं पहले, पाई R1। अब ठीक है, चलो, है ना। म्यू नॉट I2 बाई 2R2, तो म्यू नॉट I2 थोड़ा ज्यादा बेटर है। आप देखिए, है ना, सेंटर हो गया म्यू नॉट I2 बाई 2R2, नंबर ऑफ टर्न 1 हो गया, कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो 1 लेंगे। बी हो गया आपको इतना, और एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर, एरिया पाई R1 स्क्वायर। तो फ्लक्स थ्रू 1 इस छोटे वाले से ड्यू टू करंट ऑफ कॉइल 2 या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 2, तो हो जाएगा बी, एम हो गया बी हो गया म्यू नॉट I2 बाई 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। ये आ गया म्यू नॉट पाई, एक मिनट क्या लिख रहा हूं, रुक जाओ, है ना, कैलकुलेशन गड़बड़ाता है ना, तो ऐसे। अब ठीक है, I2, चलो ठीक है, म्यू नॉट I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2। अब कैलकुलेशन भी ठीक है, चलो पर ये आ गया, देयरफॉर M विल बी म्यू नॉट, यहां भी गड़बड़ कर दिया हमने लिखने में, है ना, यहां भी गड़बड़ कर दिया, और गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2। चलो करेक्ट कर लीजिएगा, इसको करेक्टली लिख लीजिए, हाँ, है ना, ये पाई 2 की जगह पाई लिख दिया था, सब गड़बड़ हो गया था। चलो क्लियर है बेटा, देख लो अच्छे से। इज इट डन, क्लियर है, कम ऑन टेल मी, बताइए। ये क्लियर है, कोई डाउट तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। देख लो, अगर कोई डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, देख लो इसको। रितिका क्लियर है बेटा? यस सर। सुकन्या, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, पीयूष क्लियर है बेटे? देख लीजिए, कोई डाउट री एक्सप्लेन इट। यहां के बाद लास्ट स्टेप यहां है, लास्ट स्टेप। पीयूष क्लियर है बेटे? यस सर। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, इसको कर लीजिए। कम ऑन डू इट। ये फॉर्मूला याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड का, जो हमने चैप्टर 4 में डिराइव किया था, ड्यू टू लूप
अगर n नंबर ऑफ टर्न होता है तो n हम हो जाता है ना। तो सेंटर के लिए x 0 हो जाएगा, बिकॉज x इज डिस्टेंस सेंटर, तो x 0 करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा क्यूब, r क्यूब हो जाएगा तो r स्क्वायर कट जाएगा, r बचेगा। सो दिस फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हियर। बोला इज इट Yes, डन? sir. चलिए ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ओके, आज बस यहीं तक रखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर तक। छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लो, है ना। अगले क्लास में ये खत्म नहीं हो जाएगा सारा। आप क्वेश्चन सकते हैं, बस जनरेटर पे 1-2 क्वेश्चन होगा जो आपको शायद थोड़ा दिक्कत हो, है ना। आप अपने से इस चैप्टर लेना, बस 1 पेज बचा है अब। ओके, 1 से 2 बचा है, उसको आप लोग खुद से पढ़ के कवर करिएगा और क्वेश्चन सारा बना लीजिएगा। डोंट वेट फॉर मी, ओके। आई विल कंप्लीट इट ऑन वेडनेसडे। जो वेडनेसडे को क्लास होगी तो मैं इसको कब खत्म कर दूंगा चैप्टर, और अगले चैप्टर एसी पे बढ़, है ना। 1-2 डाउट जो होगा उसको देखकर वी विल मूव टू एसी, फिर ये बुक लगभग खत्म हो जाएगा। इसके अगला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो 1 दिन का चैप्टर है ना। मैं नोट दूंगा, पढ़ोगे, फिर 1 दिन में उसको समझा दूंगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो है वो मैं लास्ट में इस चैप्टर में कराऊंगा, बिल्कुल सेकंड बुक शुरू होने से पहले। ओके, सेकंड बुक बहुत ही आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली इट विल टेक 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ, है ना। एट मैक्स 1.5 to 2 मंथ लेगा। आओ देखो, तब हम लोग बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड या इंडक्टर। इंडक्टर होता है जैसे रेसिस्टर होता है, रेसिस्टर के पास रेसिस्टेंस होता है ना। तो इंडक्टर के पास इंडक्टेंस, कॉइल विल बी कंसीडर्ड एज एन इंडक्टर या सोलेनॉइड। सोलेनॉइड या किसी कॉइल को हम इंडक्टर कह सकते हैं, समझे बेटा। जैसे कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो इंडक्टर भी डिवाइस का नाम है ना। जिस डिवाइस के पास इंडक्टेंस होगा तो इंडक्टर उसको कहते हैं, है ना। तो इंडक्टर इज व्हाट, इट इज अ करंट कैरिंग, एनी करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड कैन बी कॉल्ड एज एन इंडक्टर। तो लिखी लो, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर, है ना। एन इंडक्टर इज अ डिवाइस, इंडक्टर अ electrical device, electrical circuit element, that opposes the change of flux or current through it, है ना। अब आप लिख सकते हैं एनी करंट कैरिंग कॉइल और solenoid can be considered as an inductor. है ना। ये कर लो, बस एक थोड़ा जान लीजिए आप, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर है वो आपका हो जाता है E = 1/2 LI²। अगर आपको किसी इंडक्टर में करंट आई है, व्हेन
I equal to current flowing in the inductor. बहुत ही आसान है डेरिवेशन. आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. आज यहीं तक रखते हैं. ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग. कम ऑन, बस एक ये डेरिवेशन और एसी जनरेटर. एसी जनरेटर जैसे ही आप पढ़ोगे एसी चैप्टर पे बढ़ जाएंगे. बेसिक चैप्टर में ही एसी जनरेटर पढ़ लेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में एसी शुरू ही कर दूंगा. ओके, चलिए. AC generator, the end of EMI and the beginning of AC chapter. समझ लो कि AC शुरू हो जाएगा अगले क्लास में. यहां तक हो गया? डन? यस सर. हाँ, ये हाफ LI स्क्वायर और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगले क्लास में देख लेंगे. 2 मिनट का डेरिवेशन है, नेक्स्ट क्लास में करके 1-2 क्वेश्चन करेंगे. वी विल मूव टू AC जनरेटर एंड AC चैप्टर. कम ऑन डू इट. आप सारा क्वेश्चन बनाइएगा. यू solve the exercise problem. Exercise problems of EMI from NCERT. ये जरूर करिएगा. ये होमवर्क कंप्लीट करके रखो. ओके बेटा, चलिए यहीं पे मैं आज क्लास को एंड करता हूं बच्चों. लोगों ने नोट कर लिया बेटे?